जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर हम लोग क्लासेस को करा रहे हैं, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के जीके को कवर कर रहा हूं। ये हमारा 14वां नंबर लेक्चर है। 13 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 14 लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ का एनर्जी रिसोर्सेज। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पे कौन सा एनर्जी रिसोर्स है, इस सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का हमने सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जो जीके का पोर्शन है, तो उसके अंदर हम लोग छत्तीसगढ़ के एनर्जी रिसोर्सेज को आज कवर कर रहे हैं। आपको पुराने लेक्चर्स को भी देख लेना है और पीडीएफ सभी लेक्चर के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, क्लास को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एनर्जी रिसोर्स। छत्तीसगढ़ का एनर्जी रिसोर्स अगर छत्तीसगढ़ के अंदर देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर मिनरल्स का रिसोर्स ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। कोयला, बक्साइट, ये सारी चीज़ यहाँ मिलती हैं। जैसे आपको इस एरिया में कोयला वगैरह ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये जसपुर, बलरामपुर, या आपका कोरिया, ये सब कोरबा, ये सब इलाके में मिलते हैं इधर आपका। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच एनर्जीज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, और इसमें कोयला एक मेजर रिसोर्स है एनर्जी का छत्तीसगढ़ में। अपार्ट फ्रॉम कोल, थर्मल, हाइड्रो पावर वगैरह भी है, जियो थर्मल पावर, रिन्यूएबल सोर्स, ये सब चीज़ भी छत्तीसगढ़ में आपका एनर्जी का रिसोर्स है। एनर्जी के रिसोर्स अब बेसिकली देखिए, कोयला का इस्तेमाल, थर्मल पावर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए, है ना। वाटर वाटर आपका हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको बताता है कि कितने सारी एनर्जियाँ का रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोल को देखते हैं। जो कोयला है वो कोयला का क्या स्कोप है, कितना है, इसके बारे में समझते हैं। तो स्टेट के पास 16% ऑफ टोटल कोल डिपॉजिट है। इंडिया का 16% कोल डिपॉजिट है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसमें 44,483 मिलियन टन कोयला आपका एस्टिमेट है। 12 कोल फील्ड हैं, 12 कोयला के खदान हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि लोकेटेड हैं रायगढ़ के अंदर, सरगुजा के अंदर, कोरिया के कोरबा डिस्ट्रिक्ट, ये सब इलाके में हैं, जहाँ पे 12 कोल फील्ड हैं। ठीक है, अब 12 कोल फील्ड में स्टेट कितने रैंक पर आता है? स्टेट आता है सेकेंड रैंक पर कोल प्रोडक्शन में। ठीक है, एंड ओवर 18% ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का काफ़ी ज़्यादा स्थान है। और मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट आर पावर ग्रिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल का इस्तेमाल एनटीपीसी में इस्तेमाल किया जाता है, सीएसईबी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब में बेसिकली ज़्यादातर न्यू प्लांट एनटीपीसी को स्टार्ट करने के लिए सीपर बिलासपुर, ये बिलासपुर के अंदर एक न्यू एनटीपीसी का स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर स्कोप के अंदर कोरबा के कोल के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके स्कोप को देख लेते हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है। छत्तीसगढ़ के सभी कोल फील्ड को देख लेते हैं। तो कोल फील्ड को अगर आप देखेंगे तो कोल फील्ड में एक है सोहागपुर कोल फील्ड। ये आपका नॉन कोकिंग जो आपका कोल है यहाँ पे मिलता है। जो सोहागपुर है कोल फील्ड, ये पार्ट है सेंट्रल इंडिया का। सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ के ये मतलब आपका सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड है। सेंट्रल इंडिया का ये आपका कोल का खदान है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, कोरिया बोथ छत्तीसगढ़ के अंदर है, और सहदेल और उमरिया ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलकर एक ये बड़ा सा कोल फील्ड है, दोनों क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद सोनहत, सोनहट कोल फील्ड है। ये सेमी कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल के लिए है। ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सोनहत प्रेजेंट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया, हैविंग एस्टिमेट ऑफ 2.67 बिलियन कोयला यहाँ पे मौजूद है। तो सोचिए कितना ज़्यादा कोयला है, और ये वाला भी इलाका, ये वाला भी कोल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है झिलीमिली कोल फील्ड। ये झिलीमिली कोल फील्ड जो है वो ये भी नॉन कोकिंग कोल के लिए। झिलीमिली कोल फील्ड ये पार्ट है सेंट्रल इंडिया का, और सेंट्रल इंडिया का, और ये बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सरगुजा, कोरिया बोथ छत्तीसगढ़, और सहदेल, उमरिया ये आपका मध्य प्रदेश। एस्टिमेट टोटल बजट आपका 2015.31 मिलियन टन लगभग यहाँ पे कोयला यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको झिलमिल कोल फील्ड को आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह में, कुछ पार्ट एमपी में है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला है। अगले में जाने से पहले हम लोग को छत्तीसगढ़ का
बैच को देख लेना है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का हमारे पास प्रीलिम्स का बैच है। आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो बैच भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, साथ में 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आपको देंगे, 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे और 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। इसको इनरोल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर दीजिए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, अपने टीम को बता दूंगा, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका 4th नंबर है, चिरीमिरी कोलफील्ड। ये भी नॉन कोकिंग कोलफील्ड है। चिरीमिरी कोलफील्ड ये लोकेटेड है कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये वैली ऑफ हसदेव रिवर है और ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, महानदी के ट्रिब्यूटरी जो हसदेव रिवर है उसके पास ये कोलफील्ड पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, इसके बाद विश्रामपुर कोलफील्ड, विश्रामपुर कोलफील्ड है, ये भी नॉन कोकिंग कोल है। ये 3 मिलियन टन लगभग यहाँ पे मतलब सालाना पर ईयर निकाला जाता है। और विश्रामपुर कोल माइन ओन किया जाता है किसके द्वारा? साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। ये स्टेट सब्सिडरी, स्टेट ओन कोल इंडिया कंपनी है, ये यहाँ पे करती है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, अगला है लखनपुर कोल फील्ड। लखनपुर के अंदर भी कोल फील्ड है, कोयला खदान है, तो ये भी यहाँ पे नॉन कोकिंग कोल है। ठीक है, इसके बाद पंचबहनी कोलफील्ड है, ये भी नॉन कोकिंग कोलफील्ड है, ये भी पाया जाता है। इसके बाद हसदेव, हसदेव कोलफील्ड है, ये भी नॉन कोकिंग कोलफील्ड है। और ये हसदेव कोलफील्ड, ये सारे कोलफील्ड के नाम आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि बताइए इसमें से कौन कौन से कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हसदेव का जो कोलफील्ड है, हसदेव आयरन कोलफील्ड, ये आपका 5 मिलियन पर टन आपका एनएम निकाला जाता है और नेटवर्क है इसका 5 मिलियन पर टन। ठीक है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए अगला है, ये आपका कोलफील्ड, ये भी नॉन कोकिंग कोलफील्ड है। इसके बाद कोरबा कोलफील्ड है, ये भी नॉन कोकिंग कोलफील्ड है, कोरबा फील्ड का। ये लोकेटेड है कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़ के अंदर। और बेसिन ऑफ हसदेव रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल रिजर्व की अगर बात करूं मैं तो नॉन कुकिंग कोल की, तो ये लगभग 2004 के हिसाब से है, तो ये पुराना डेटा है तो उसको छोड़ देते हैं, 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग फिलहाल नहीं देखना है, बट आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है मानद रायगढ़ कोलफील्ड। मानद रायगढ़ कोलफील्ड ये भी नॉन कुकिंग कोलफील्ड है। और ये मानद रायगढ़ कोलफील्ड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी नाम याद रख लेना है। ठीक है, रायगढ़ यहाँ पे नाम लिखा ही हुआ है। इसके बाद अगला है टाटा पानी। टाटा पानी का नाम याद रखिएगा, टाटा पानी रामकोला कोलफील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के पास है, नॉन कुकिंग कोल। ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में नॉन कुकिंग कोल। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला हमारा है थर्मल पावर। अभी हमने क्या समझा? कोल पावर, कोल के बारे में देख लिया हमने, कोल का रिजर्व को समझ लिया हमने। अब हम लोग थर्मल पावर को देखते हैं। तो थर्मल पावर बेसिकली छत्तीसगढ़ लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में। ये स्टेट का स्टेट है वास्ट कोल रिजर्व, एंड कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद पावर कैपिटल भी हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, कोरबा को, कोरबा जो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, वो कोरबा को हम लोग पावर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एनटीपीसी हैज़ सुपर थर्मल पावर प्लांट इन कोरबा, जिसको 90% प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया पावर को लेकर। तो अब देखते हैं कौन कौन से पावर है। कोरबा के वेस्ट में थर्मल पावर स्टेशन है, इसको हसदेव थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन। 840 मेगावाट का इसका अपना इसका वो है, कैपेसिटी है। ठीक है, और ये जो फेज़ है, ये कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन, इसका मतलब इसको बढ़ाया जा रहा है, और ये एक्सटेंशन बिलासपुर तक जाएगा। ठीक है, बिलासपुर तक फैलेगा। इसके बाद कोरबा का वेस्ट हो गया, कोरबा का ईस्ट हो गया, कोरबा ईस्ट थर्मल पावर स्टेशन। एक वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है, अब ईस्ट थर्मल पावर स्टेशन हो गया। ईस्ट थर्मल पावर स्टेशन भी आपको कोरबा ईस्ट थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं, जिसको कोरबा के अंदर ये भी है। ठीक है ना, 540 मेगावाट इसका आपका कैपेसिटी है। इसके बाद अगला है हमारा कोरबा, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और ये भी आपका कोरबा के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये भी एनटीपीसी के लिए, ये भी पावर स्टेशन बाई एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये भी चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जानने से पहले हमें सुपर सिलेक्शन बैच को देख लेना है। जुडिशरी का हमारा सुपर सिलेक्शन बैच है। सुपर सिलेक्शन बैच के अंदर आपको 1000 ज़्यादा लाइव क्लासेज है, 10 से ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलने वाली है, और 225 से ज़्यादा स्टडी नोट्स हैं,
3000 ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो बेसिक से जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, वो ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपकी टीम से कॉन्टैक्ट करवा दूंगा। इसके साथ या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म पड़ा हुआ है उसको भर दीजिए, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। टेलीग्राम मेरा है चंदन सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है जिंदल मेगा जो पावर प्लांट है, ये प्राइवेट पावर प्लांट है। जिंदल तनमर थर्मल पावर प्लांट, ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो तनमर विलेज के अंदर है, रायगढ़ टाउन में। ये पावर प्लांट ऑपरेट किया जाता है जिंदल जिंदल जो कंपनी है जिंदल पावर लिमिटेड, उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। तो ये प्राइवेट है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है लैंको थर्मल पावर स्टेशन। लैंको जो अब आपका अमरकंटक पावर प्लांट है, ये बेसिकली आपका पटंडी विलेज के अंदर कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये भी ओन किया जाता है किसके द्वारा, लैंको इंफ्राटेक, ये जो कंपनी है इसके द्वारा ये ओन किया जाता है। 300 मेगावाट का इसका स्कोप है, ठीक है, कैपेसिटी है। इसके बाद सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसको हम लोग राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी बोलते हैं, ये लोकेटेड है सीपत बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और पावर जो वन ऑफ द मेजर यहाँ पे एनटीपीसी द्वारा इसको रन किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दीपिका माइंस, ये जो बेसिकली पावर प्लांट है, ये सोर्स कहाँ से किया जाता है, दीपिका माइन से। दीपिका माइन आपका ईस्ट जो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल कोल फील्ड है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हाइड्रो पावर को देख लेते हैं। यहाँ तक था आपका आपने थर्मल पावर देखा, कोयला देखा, थर्मल पावर देखा, अब आप हाइड्रो पावर देखिए। हाइड्रो पावर क्या क्या है। हाइड्रो पावर में गड़गेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गड़गेल डैम जो कि RS सागर डैम के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और ये डैम बिल्ड किया गया किसके ऊपर, महानदी के ऊपर ये डैम है। और ये लोकेटेड है धमतरी के अंदर, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम है। और ये डैम सप्लाई होता है ऑल रीजन, इरिगेशन वगैरह में, खेती में, सिंचाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये डैम की सप्लाई कितनी है, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है बिजली उत्पादन करने की, 10 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, 10 मेगावाट का इसका अपना कैपेसिटी है। इसके बाद हसदेव बांगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये हसदेव रिवर के ऊपर है। और ये कैपेसिटी है इसका 120 मेगावाट पावर प्लांट का इसका है। हसदेव बागो डैम सिचुएट कहाँ पड़ता है, 42 किलोमीटर अप फ्रॉम हसदेव बागो रिवर ऑफ कोरबा और छत्तीसगढ़। डैम कंस्ट्रक्टेड हसदेव रिवर के ऊपर बनाया गया है। और डैम इज अबाउट 555 मीटर लॉन्ग है और 11 गेट इसके अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिकेसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये आपका जो प्रोजेक्ट है पैरी रिवर के ऊपर है। ये टोटल आपका कैपेसिटी 7 मेगावाट का है, इसका 7 मेगावाट का है, इसका आपका 120 मेगावाट का है। और इसका आपका हो गया 10 मेगावाट का है, ठीक है। चलिए अगला है जियो थर्मल पावर को देख लेते हैं। जियो थर्मल पावर, कोयला हो गया, कोयला के अलावा अब ये आपको जियो थर्मल, हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, अब ये आपका जियो है। जियो थर्मल को देखते हैं तो बिसाइड कन्वेंशनल सोर्स के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स अवेलेबल हैं लाइक जियो थर्मल, ठीक है। अब देखिए जियो थर्मल बेसिकली ये ताता पानी जो है वहाँ पे है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट था जो अंडरग्राउंड हॉट वाटर है यहाँ पे, उसके झरने से टाटा पानी को कन्वर्ट करता है स्टीम में, यानी उसका जो पानी है वो गर्म है, उसके स्टीम बनता है और स्टीम से क्या होता है, बिजली पैदा किया जाता है, ठीक है। तो जियो थर्मल है बाय द यूजिंग ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नेशनल थर्मल का जो NTPC है उसके द्वारा इसको रन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं जियो थर्मल पावर में और क्या क्या हमारे पास है। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी जो इसको जो खत्म नहीं होता है, बार बार वाली है। नॉन रिन्यूएबल में आपका जैसे कोयला हो गया, ये सब खत्म हो जाएंगे ना। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में छत्तीसगढ़ में करंटली टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो इसमें सोलर ग्रिड हो गया, जैसे जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। तो आपका जो आपका विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी हो गया, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी हो गया, ये प्लान कर रहा है स्टेट। और बेसिकली 4 साल के अंदर मतलब इसमें किया गया काम, ठीक है।
अगला है द स्टेट हैज प्लान इंस्टॉल सोलर पावर पंप। सोलर पावर पंप है जो एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी मदद करता है आपका मोटर वगैरह चलाने में, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऑल्सो प्लान किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 LED लैंप टू ईच 16 BPL हाउस होल्ड। ये सब स्कीम भी चलाए गए हैं तमाम तरह के। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। विंड का तो स्कोप ज़्यादातर राजस्थान गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सोलर वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि नॉन रिन्यूएबल में, इसके बाद सम वाइटल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। सम कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी को चलाती है, जैसे क्रेड है। क्रेडा क्रेडा ये स्टेट नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल स्टेट। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्रेडा, ठीक है। और टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन 5407 मेगावाट का है, और बाकी के आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को आपको सपोर्ट करता है, जैसे स्टेट एंड सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट है, एनुअल बजट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी नीडेड और टाइमली, ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर स्कोप के ऊपर ये छत्तीसगढ़ काम कर रही है, ठीक है। और क्रेडा की अगर बात करूँ तो क्रेडा में छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, क्रेडा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसका अपना इनको बनाया गया है। 25 मई 2001 को बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर जो इम्प्लीमेंट करता है, बहुत सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ को करता है, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड इंडियन सोसाइटी एक्ट में और कंट्रोल करता, कंट्रोल बॉडी है एजुकेशन एनर्जी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखना है। आज का सेशन में ये आपको एक लास्ट स्टेप का एनर्जी पॉलिसी के बारे में भी है। एनर्जी पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करता है, एनर्जी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है, एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज की बात करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद कैपेटिव पावर प्लांट की बात की जाता है, जनरेशन की बात की जाती है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की जाती है, यानी कि जो एनर्जी है उसको चेंज किया जाए। जैसे आप देखेंगे डीजल पेट्रोल वाली जो कार है उसको इलेक्ट्रिक की तरफ चेंज किया जा रहा है, उसी तरीके से एनर्जी के अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करूँ तो ये इसका भी लार्जेस्ट स्कोप है, इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे सोलर, बायोमास और बायोगैस, हाइड्रो, ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा पूरा सेशन था। आशा करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अच्छे से बता दिया हूँ, और बाकी की जो चीज़ों को हमने जैसे जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं थे, बस वो इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए आपको ज़रूरत था, उसको आप पढ़ लेंगे पीडीएफ्स के साथ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। होप सो कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।